नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा नॉलेज सीरीज के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा की जा रही है। रोजाना सुबह 11 बजे और दोपहर के 2 बजे हमारे द्वारा लाइव प्रसारण इन विषयों पर किया जाता है। और इसी क्रम में आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वीक हमारे द्वारा किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा किया जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आखिर इस वीक हमारे द्वारा कौन से वे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर नॉलेज सीरीज में चर्चा किया जाने वाला है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सिविल सेवकों और राजनीतिक अधिकारियों की विदेश यात्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की प्रस्तावित विदेश यात्रा का केवल आधिकारिक ना कि निजी यात्रा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के विदेश यात्रा को लेकर के। इस स्टेटमेंट में सारी बातें सही हैं, लेकिन एक बात जो है गलत है, वो ये है कि यहां पर निजी यात्रा के बारे में जानकारी नहीं दिया जाता। आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई मुख्यमंत्री या फिर मंत्री विदेश यात्रा पर जाता है, चाहे वह आधिकारिक विदेश यात्रा हो या फिर निजी, इसके बारे में जो सूचना है वह कैबिनेट सचिवालय या फिर विदेश मंत्रालय को दिया जाना चाहिए। तो यहां पर आधिकारिक के साथ साथ जो निजी यात्राएं होती हैं उनके बारे में भी सूचना दिया जाता है, और इसीलिए यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 2016 से ई राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन ई पोल clearance.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा न्यूज में भी किया गया है, जो न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और वहां पर यह साफ साफ कहा गया है कि 2016 के बाद से अगर किसी मुख्यमंत्री को या फिर मंत्री को विदेश यात्रा पर जाना है तो उसकी मंजूरी के लिए वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर जो पोर्टल का नाम है वो है e-poll-clearance.gov.in, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, केंद्रीय मंत्रियों के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री से अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता होती है, चाहे यात्रा आधिकारिक हो या व्यक्तिगत। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। यह नियम लागू होता है किस पर? केंद्रीय मंत्रियों पर, यानी कि अगर वे आधिकारिक यात्रा पर या फिर व्यक्तिगत यात्रा पर विदेश जाना चाहते हैं तो यहां पर मंजूरी मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री की अतिरिक्त मंजूरी अति आवश्यक है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वह गलत है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर उन सभी बातों की चर्चा की गई है कि आखिर किस तरीके से किसी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को जो है केंद्र सरकार के द्वारा क्लियर किया जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, 1974 में ईसीआई द्वारा 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों का नियम लागू किया गया था। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1974 में जो छठा राष्ट्रपति चुनाव हुआ था वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार जो गैर गंभीर उम्मीदवार होते हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए कई उपाय पेश किए गए थे। और उन्हीं उपायों में से एक उपाय यह था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके नाम को सपोर्ट करने वाले 50 प्रस्तावक
और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता। यह भी सही है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कोई एमएलए या फिर कोई एमपी किसी नाम का जो है प्रस्तावक बन चुका है या फिर अनुमोदक बन चुका है, तो वह जो है किसी दूसरे उम्मीदवार का जो है प्रस्तावक या फिर अनुमोदक नहीं बन सकता। यानी कि एक मतदाता जो कि एमएलए हैं और एमपी हैं, वे जो हैं एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान खुले मतपत्र द्वारा होता है। तो यहां पर जो है ये जो लास्ट पॉइंट है, मतदान खुले मतपत्र द्वारा होता है, इसके कारण जो यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 66 वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसा चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाएगा। और इसी कारण से यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसको कि आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, भारत ने 2005 में समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल किया और 2017 में उसे पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो द हिंदू में आया है, जहां पर इन सभी बातों को लेकर के चर्चा की गई है संघाई कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि 2005 में जो है भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था और उसका जो फुल मेंबरशिप है वह 2017 में पूरा हुआ। यानी कि 2017 में भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया, जिसकी चर्चा इस न्यूज में भी है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया भी हैं, जिनमें से ईरान और बेलारूस अब पूर्ण सदस्यता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो यहां पर चर्चा किया गया है कि इसके 8 मेंबर हैं। आप सभी 8 मेंबर के नाम जानते हैं। इसके अलावा एससीओ के जो है 4 ऑब्जर्वर भी हैं, और वो कौन कौन है? अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, जिसमें से ये कहा गया है कि ईरान और बेलारूस जो है वह जो है निकट भविष्य में एससीओ के फुल मेंबर बन सकते हैं। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, एससीओ सचिवालय के 2 स्थानीय निकाय बीजिंग में स्थित एससीओ सचिवालय और ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि RATS की कार्यकारी समिति है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो एससीओ है उसका 2 अस्थायी निकाय है। एक जो है बीजिंग में स्थित है जो कि एससीओ का सचिवालय है, और इसी तरीके से एक ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं रैट्स। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। इसके बारे में चर्चा भी इसी न्यूज में किया गया है। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें आप इस बात को देख सकते हैं, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर दी गई हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है,
मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस यानी कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला वायरस है, जिसमें चेचक के रोगियों में पुराने लक्षणों के समान लक्षण होते हैं, हालांकि यह चिकित्सीय रूप से कम गंभीर है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है जो कि मंकी पॉक्स को लेकर के दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो मंकी पॉक्स है वह एक वायरल जूनोसिस है, यानी कि जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला वायरस है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है गिलहरी, गैम्बियन शिकारी चूहों, डर्मिस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण का पता चला है। तो यहाँ पर WTO के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसमें इस बात की चर्चा है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है मानव में इसका पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DRC में चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास की अवधि के दौरान दर्ज किया गया था। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है वह 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिला था। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सभी स्टेटमेंट को आप लोग जरूर ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कभी कभी चर्चा में रहने वाला शब्द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस श्रेणी को संदर्भित करता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कच्चा तेल, सोना, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और यूरेनियम। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है वह एक कच्चा तेल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इकोनॉमिक टर्म के ऊपर, जो कि है यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग या फिर रिवर्स करेंसी वॉर। तो इसको लेकर के जो चर्चा है वो आज के इंडियन एक्सप्रेस में की गई है, जहां पर इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। अगर हम यील्ड इन्वर्जन की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनको खरीदते हैं, उसे हम कम जोखिम का निवेश समझ करके उसमें निवेश करते हैं और बॉन्ड के माध्यम से कई सरकारें और जो कई कंपनियां हैं वो लोगों से धन जुटाती हैं और इसलिए बहुत सारे लोग जो है सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। और यहां पर यह भी समझा जाता है कि अगर हम किसी बॉन्ड में जो निवेश लंबे समय के लिए करेंगे तो हमारा रिटर्न जो है वह अच्छा होगा। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि जब आप किसी बॉन्ड पर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यहां पर हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद उसमें जो आपको फायदा हो रहा है वो कम हो जाए। अब इसका कारण महंगाई हो सकता है, जिसको कि इस ग्राफ में भी दिखाने का प्रयास किया गया है। और जब कुछ समय के बाद जो फायदा इन बॉन्ड्स को खरीदने पर आपको मिलता है अगर वह कम हो जाता है तो यहां पर इसे ही हम बोलते हैं यील्ड इन्वर्जन। इसी तरीके से यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था को धीमा करने में सफल हो जाता है तो उसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और जब कोई केंद्रीय बैंक ऐसी कार्रवाई करता है जिससे उसके देश में मंदी आ जाती है तो उसे हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग। तो ये सारे टर्म जो है बहुत ही उपयोग किए जाते हैं हाल के दिनों में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहां पर रिवर्स मुद्रा युद्ध यानी कि जो रिवर्स करेंसी वार है उसको लेकर के भी चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम रिवर्स करेंसी वॉर की बात करते हैं तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने का काम करता है, जैसा कि यूएस के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर जो देश है वो अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने का काम करते हैं विकास को बढ़ावा देने के बजाय। लेकिन यहां पर इस तरह के काम जो हैं वह मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी देश की मुद्रा जब मजबूत होती है तो यहां पर जो आयात है वह अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। और यूएस के द्वारा भी यही किया जा रहा है। यूएस भी अपनी मुद्रा को मजबूत कर रहा है
ताकि जो कच्चे तेल का इंपोर्ट है उसके लिए वह सस्ता हो जाए और जिसके कारण वहां पर जो महंगाई की दर है उसमें कमी आ जाए। तो ये तीनों जो टर्म है इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।